हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज नंबर 7 का ये फर्स्ट पार्ट है। इसका सेकेंड पार्ट आपको कल मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक से शिक्षक ये सेक्शनल वाइज हम लोगों ने टेस्ट सॉल्व कर लिए हैं। और जो जीएस के फुल टेस्ट हैं विजन के 24 से 86 तक, वो भी सारे हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। और अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग क्या कीजिए कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाए, आपको सारे वीडियो वो मिल जाएंगे जो आप लोग उसे देख सकते हैं। और अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे दिया गया है लिंक टेलीग्राम का, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको वहाँ कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, डाउनलोडिंग के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। और ये इकोनॉमी का सेक्शनल वाइज टेस्ट है, ठीक है। और ये हिंदी में पूरा हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में विधिमान्य मुद्रा है, मुद्रा की लक्षणिक विशेषता है। तो ये बताना है। विधिमान्य मतलब लीगल टेंडर है, जो लीगल टेंडर जो करेंसी होती है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह विधि द्वारा मान्यता प्राप्त भुगतान का माध्यम है। सेकेंड है इसका अपना आंतरिक मूल्य होता है। और थर्ड है कि सभी अधिमान्य जो मुद्राएं हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती हैं। तो एक गलत स्टेटमेंट है थर्ड वाला, क्योंकि जो सभी नहीं, इसमें जो करेंसी नोट होते हैं, ठीक है, ये आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन जो ये करेंसी सिक्के होते हैं, ठीक है, ये भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो इनका आंतरिक मूल्य जो है इनका अपना आंतरिक मूल्य नहीं होता है। ये मतलब एक मतलब विधि द्वारा मतलब इनको मान्यता प्रदान की जाती है। जैसे माने कि मान लीजिए जो सोना चांदी होता है उसके जो सिक्के पहले बनाए जाते थे तो उसकी मतलब वैल्यू हुआ करती थी, जितने का उसकी सिक्का होता था उसकी उतनी वैल्यू होती थी। लेकिन अब तो मतलब कागज़ के ये बनाए जाते नोट है, तो इन पे केवल मान्यता होती है जब तक वो लीगल टेंडर रहते हैं, ठीक है। तो तब तक उनकी जो मान्यता रहती है। जैसे विमुद्रीकरण के बाद 1000 और 500 के नोट को जो लीगल टेंडर नहीं माना गया था, मतलब जीएसटी में जो मतलब जो नोटबंदी में जो किया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में तो वो लीगल टेंडर नहीं रहते हैं। लेकिन अगर ये सोना चांदी की जो मुद्रा हुआ करते थे उनका अगर जो लीगल टेंडर नहीं भी रहते थे तो उनको अगर बेचना हो तो बेच दो, तो उतना मूल्य निकल आता था, ठीक है। तो इसके बारे में ये बता रहा है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड। इसमें कहा गया है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह द्वितीय पूंजी बाजार में किसी कंपनी के शेयर की पहली बार प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव होता है, ठीक है। और सेकेंड है कि विदेशी संस्थान निवेशकों को शेयर बाजार के माध्यम से भारत में आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में निवेश करने की अनुमति नहीं है। तो ये गलत है। ये मतलब कोई भी जो विदेशी संस्थागत निवेशक है तो उसे जो है ये मतलब अनुमति है दी गई है इसमें निवेश करने की, ठीक है। आईपीओ में वो भारत में आईपीओ में निवेश कर सकता है, जो मतलब इंस्टीट्यूशनल जो होता है ना, विदेशी संस्थागत निवेशक होता है। और ये फर्स्ट वाला जो कहा गया तो ये गलत है। ये जो प्राथमिक बाजार होता है, ठीक है, प्राथमिक मनी मार्केट जो होता है, प्राइमरी मनी मार्केट, ठीक है, उसके बारे में ये मतलब शेयर बाजारों को प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रस्ताव होता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो हमारा जो है इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में कहा गया है कि जब सरकार वर्तमान में उधार लेकर व्यय में वृद्धि करती है जिसे भविष्य में करों द्वारा चुकाया जाना होता है, ठीक है, तो इसका अर्थव्यवस्था पर वही प्रभाव होता है जैसा कि वर्तमान में कर वृद्धि द्वारा सरकारी व्यय में वृद्धि का वित्त पोषण किए जाने पर होता है, ठीक है। तो ये उपयुक्त जो मतलब पैराग्राफ दिया गया है इसके बारे में, किसके बारे में सही, मतलब कौन सा सिद्धांत किसका सही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत, ठीक है, रिकार्डो का समतुल्यता सिद्धांत, सी ऑप्शन है कि लेस ए फेयर पूंजीवाद सिद्धांत, और डी है कि इष्टतम कराधान का सिद्धांत। तो हमारा देखो बी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि जो रिकार्डो का समतुल्यता सिद्धांत था इन्होंने ही ये दिया था कि अगर मतलब हम उधार लेकर बे करते हैं, सरकार द्वारा वर्तमान में उधार लेकर बे किया जाता है तो भविष्य में वो करों द्वारा चुकाया जाना होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में ये बता रहा है। तो हमारा रिकार्डो का ये समतुल्यता का जो है सिद्धांत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम आश्रय के रूप में ऋणदाता के तौर पर क्यों जाना जाता है। तो फर्स्ट है कि यह बैंकों में हर समय ऋण की सुविधा प्रदान करता है। सेकेंड है कि यह सरकार को उसके आयात दायित्वों को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान करता है। तो ये गलत है। ये आयात दायित्वों को पूरा करने के लिए ऐसा कोई इसके साथ प्रोविजन नहीं है करता है, ठीक है।
हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये मतलब जो फॉरेन करेंसी होती है, ठीक है, वो मतलब विदेशी मुद्रा प्रबंधन और नियंत्रण के रूप में जरूर कार्य करता है, लेकिन ये आयातों के दायित्वों को पूरा करने के लिए मुद्रा प्रदान नहीं करता है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये हर बैंकों को मतलब यह बैंकों को हर समय ऋण की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। उनकी शॉर्ट टर्म जो दिक्कत होती है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ठीक है, उसके जितने वित्त की आवश्यकता होती है बैंकों को ये प्रोवाइड कराता है। उसके कुछ मतलब क्राइटेरिया होते हैं उसी के आधार पर, और इसीलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है भारत में। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें कहा गया कि वित्तीय स्थिरता विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वित्तीय क्षेत्र में अंतर नियामकीय समन्वय से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। सेकेंड है कि इसकी अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, आरबीआई के गवर्नर द्वारा ये नहीं की जाती है, ये जो वित्त मंत्री होते हैं हमारे भारत के, ठीक है, उसके द्वारा इसकी की जाती है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, जो वित्तीय स्थिरता परिषद के बारे में कहा गया है कि वित्तीय क्षेत्र में अंतर निकाय समन्वय से संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है कि हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी दबावों के समाधान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। तो फर्स्ट है कि सरकारी व्यय में कमी करना, ठीक है। सेकेंड है कि सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, कर लाभ प्रदान करना। तो देखो, जो अर्थव्यवस्था की मुद्रास्फीति के जो दबाव हैं उनके जो इंस्ट्रूमेंट के लिए मतलब उसकी कार्रवाई के लिए जो किए जाते हैं, तो उसमें सरकारी व्यय में कमी कर दी जाती है, ठीक है। और सस्ता ऋण उपलब्ध कराना ये व्यय का कारण नहीं है। अगर हम सस्ता ऋण प्रोवाइड कराएंगे तो और ज़्यादा जो है मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए हम जो है ये सस्ता ऋण प्रोवाइड नहीं कराते हैं, बल्कि महंगा ऋण प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और कर लाभ भी प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका ए वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें निम्नलिखित में से कौन से औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक औद्योगिक क्षेत्र और तो इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। तो ये बताना है। तो फर्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन, सेकेंड है कि कोयला आधारित ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन, ठीक है। तो इसमें जो बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो, परमाणु ऊर्जा जो है इसका उत्पादन हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, ठीक है, फर्स्ट वाला। और थर्ड वाला रेल परिवहन भी है सार्वजनिक आरक्षण के लिए, लेकिन जो ये हमारा कोयला आधारित उत्पादन है इसको इसमें नहीं रखा गया है। तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, बी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा कोर और हेड इन्फ्लेशन के माध्यम निम्नलिखित में से कौन, मतलब जो कोर इन्फ्लेशन और हेड इन्फ्लेशन है इसके मध्य कौन से अंतर हैं, इनको बताना है अंतरों के बारे में। तो फर्स्ट है कि जहाँ कोर मुद्रास्फीति के अंतर्गत खाद्य और ईंधन वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है, वहीं हेड लाइन इन्फ्लेशन जो होती है उसमें इन्हें सम्मिलित किया जाता है। सेकेंड है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति की तुलना में कोर जो मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत अधिक परिवर्तनशील और अस्थिर है। तो ये गलत स्टेटमेंट है जो ये कहा गया है, क्योंकि जो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है ये अधिक परिवर्तनशील और अस्थिर होती है, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन होती है ये मतलब स्थिर होती है और कम परिवर्तनशील होती है। क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें जैसे होती हैं, जैसे कोर इन्फ्लेशन में आपको देखने को मिलता है जो कोर वाले जो कोर सेक्टर होते हैं, जैसे कोल है, स्टील है और फर्टिलाइज़र है, मतलब ये सारी 8 सेक्टर को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इसके बारे में ये गलत स्टेटमेंट है और फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाता है, क्योंकि मुद्रास्फीति जो मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन है इसमें जो है जो खाद्य वस्तुएं होती हैं जैसे हमारी खाने पीने वाली, तो इनको इसमें इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है, खाद्य और ईंधन वाली वस्तुएं। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन्वेस्ट इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह भारत में निवेश संवर्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी है। सेकेंड है कि यह केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य समान शेयरधारता वाली एक सार्वजनिक इकाई है। तो ये गलत है, ये सार्वजनिक इकाई नहीं है, ये एक निजी इकाई है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाला हमारा सही है, क्योंकि ये जो होता है ये भारत की निवेश और संवर्धन सुविधा को की प्रदाता एजेंसी है। इसमें जैसे ये होती हैं CII होती हैं, ठीक है, और फिक्की है, NSCOM है, इनके बारे में ये बात की जा रही है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है इसका, केवल एक स्टेटमेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें कहा गया कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से प्रवाह चर के बारे में बताना है। प्रवाह चर मतलब जो फ्लो वेरिएबल्स होते हैं उन्हीं के बारे में। तो फर्स्ट है कि कंपनी की आय, सेकेंड है कि कंपनी की बचतें और थर्ड है कि कंपनी की माल सूचियाँ। तो ये देखो गलत है, क्योंकि माल सूचियाँ जो है इनको इसमें नहीं रखा गया। इसमें जो कंपनी की आय और कंपनी की बचतें होती हैं, ठीक है, इसको इसमें जो जो फ्लो वेरिएबल होती हैं मतलब प्रवाह चर होती हैं उसमें इनको इंक्लूड किया गया, क्योंकि इनकी जो निश्चित मतलब
इनके लिए एक निश्चित समयावधि निर्धारित होती है, ठीक है। उसमें इनको जो है इनका जो बात करें तो इनको मापा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इनको इनमें रखा गया है, लेकिन कंपनी की माल सूचियों को नहीं रखा गया इसमें। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड सही हो जाता है स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि इसका जो माल सूचियाँ होती हैं ये मतलब घटती बढ़ती रहती, बहुत ज़्यादा इनमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया कि प्रबंधित नम्य विनिमय दर के बारे में बताना है। तो प्रबंधित नम्य विनिमय दर क्या होती है, तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो जैसे ये होती है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इंग्लिश में जो बताएंगे तो आपको समझ में आ जाता है। देखो वैसे ये देखो नम्य विनिमय दर समझ में नहीं आ रहा ना, तो ये होती है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो होती है उसी के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह वह प्रणाली है जिसमें केंद्रीय बैंक को विनिमय दर निर्धारित करने की अनुमति प्रदान करता है, लेकिन वह कभी कभी हस्तक्षेप भी करता है, ठीक है। सेकेंड है कि भारत में प्रबंध नम्य विनिमय दर का अनुसरण किया जाता है। तो सेकेंड वाला सही है, क्योंकि जो हमारी मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं भारत में, ठीक है। लेकिन फर्स्ट वाला ये जो बताया गया ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये वह प्रणाली है जो केंद्रीय बैंक बाजार को विनियमित मतलब एक्सचेंज रेट जो होती है उसके द्वारा निर्धारित करने की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी हाँ हस्तक्षेप कर भी सकता है। तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। और क्वेश्चन नंबर है 12। तो इसमें कहा गया कि भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कुशल पशुधन आबादी में मवेशियों की हिस्सेदारी 50% से अधिक है, ठीक है। सेकेंड है कि भारत में मत्स्य उत्पादन के लिए कुल मूल्य में आधे से अधिक की हिस्सेदारी समुद्री क्षेत्र से होने वाले मत्स्य उत्पादन से है। तो एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो समुद्री क्षेत्र से जो हमारा मछलियों का प्रोडक्शन होता है वो लगभग 36% यानी 36% होता है, लेकिन जो हमारा इनलैंड होता है, ठीक है, इनलैंड हमारा 64 देखने को मिलता है। तो गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि मवेशियों में जैसे ये गाय बैल भैंस ये रखे जाते हैं, ठीक है। तो इनमें इनका अगर भारत में हिस्सा देखें तो 24% है कुल पशुधन में, ठीक है। लेकिन जो ये मुर्गी नहीं है, मुर्गी पालन में जो है 58% हिस्सा है पशुधन में। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पे भी गलत है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एस्क्रो अकाउंट को उचित वर्णन करता है। तो एस्क्रो अकाउंट के बारे में बताना है। तो ए ऑप्शन है वह बैंक खाता जिसके माध्यम से एनआरआईज भारत में अपने वित्त का संचालन कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है एक विदेशी बैंक खाता जिसका उपयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपवंचन के उद्देश्य से टैक्स हेवन के माध्यम से धनराशि के संचरण के लिए किया जाता है। सेकेंड सी है ऑप्शन की भुगतान जोखिम में विक्रेता को इसके क्रेता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए तृतीय पक्ष बैंक खाता है, ठीक है। और फोर्थ है कि हमारा डी ऑप्शन वह बैंक खाता है जो निश्चित मासिक जमा के एवज में नियमित ब्याज अर्जित करता है। तो जो इसके बारे में मतलब एस्को अकाउंट है, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन है जो सही वर्णन करता है। तो देखो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, क्योंकि जो भुगतान जोखिम से विक्रेता को इसके क्रेता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए तृतीय पक्ष का मतलब बैंक खाता होता है, मतलब एक मीडिएटर यूज होता है। जैसे कोई मतलब एक विक्रेता है ए, ठीक है, और एक मतलब क्रेता है बी, तो क्रेता बी है, तो इसके क्या करेंगे, तो इनका डायरेक्टली इनका जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, इनका लेन देन होगा, इनको वस्तुएं जो है एक मतलब तृतीय थर्ड पार्टी के द्वारा इनको प्रोवाइड होंगी, ठीक है। तो इसी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हिंदू समृद्धि दर से आशय है। तो फर्स्ट है कि वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात अर्थव्यवस्था की तीव्र समृद्धि दर। बी है कि वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों से पूर्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि की मंद दर। और सी है कि विनिर्माण क्षेत्र को जीडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता मानने वाली समृद्धि दर की काल्पनिक दर है। और डी है कि अपने प्राकृतिक संसाधनों के आधार को बनाए रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की अधिकतम संभव समृद्धि दर है। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है। जो 1991 का जो आर्थिक सुधार हुए थे, ठीक है, उसके पूर्व जो हमारी आर्थिक समृद्धि दर है बहुत ही मतलब बहुत ही कम वृद्धि दर, इसकी निम्न वृद्धि दर थी, जो 50 से 80 के दशक में ये देखने को मिली थी। लेकिन जब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गया, एलपीजी रिफॉर्म जो आया था 1991 का, उसके बाद से हमारे यहाँ जो है मतलब तेज़ी से मतलब 6 से 7% की दर से ये वृद्धि होने लगी थी। इसीलिए इसको जो है जो 1991 की समृद्धि दर है उसे हिंदू समृद्धि दर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये इसकी मतलब एक निंदा की जाती है भारतीय इकोनॉमी की। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 15 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत द्वारा अपनी प्रथम
7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाई गई व्यापार नीति की विशेषता थी। तो फर्स्ट है कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध, सेकेंड है कि वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन, और थर्ड है कि बहिर्मुखी व्यापार की रणनीति। तो देखो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें जो देखने को मिलेगा थर्ड स्टेटमेंट, तो ये जो बहिर्मुखी व्यापार की रणनीति है, ये एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 का, ठीक है। उसके बाद से इसको अपनाया गया था, उससे पहले नहीं। उससे पहले जो विदेशी आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ था, ठीक है, भारत में, और घरेलू वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन किया जा रहा था, ठीक है। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही हो गया, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहा गया है कि आर्थिक सुधारों के पश्चात वर्ष 1991 से 2000 के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, इसमें पूर्ववर्ती दशक की तुलना में उच्च समृद्धि दर दर्ज की गई थी, और सेकेंड है कि समय के साथ सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान में निरंतर वृद्धि हुई थी। तो गलत है ये स्टेटमेंट। जो कृषि के प्रदर्शन की बात करें तो निरंतर वृद्धि नहीं हुई है, लगभग बात करें तो निरंतर कमी हुई है, क्योंकि जब ये रिफॉर्म हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म, देखो जब आज़ाद हुआ था हमारा भारत, तो 91% मतलब 51% हमारी जीडीपी थी एग्रीकल्चर की। लेकिन उसके बाद जब 90 के समय जब बात करें तो 1990 में, तो ये इसकी जो समृद्धि दर थी देखने को मिली थी एग्रीकल्चर की 24%। लेकिन इस समय तो लगभग वर्तमान में 15% घटकर रह गई है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो लगभग देखो कि कमी होती चली जा रही है, ठीक है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो कहा है कि पूर्वोत्तर दशक की तुलना में उच्च वृद्धि दर्ज की गई थी, तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो देखने को मिली थी हमारी जो 1991 और 2000 में ये जो देखने को मिली थी, ये 3.3 देखने को मिली थी, ठीक है। लेकिन उससे पहले के दशक में ये 3.6 हुआ करती थी, ठीक है। जो 80 से 90 वाला दशक था, 1980 से 90 वाला, तो ये भी हमारा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हमारा जो डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह एक देश के निवासियों और शेष विश्व के मध्य लेन देन का रिकॉर्ड है, ठीक है। सेकेंड है, यह लेन देन की मुद्रा से स्वतंत्र नहीं होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि कोई भी अगर हम जैसे क्रूड ऑयल भी हमको खरीदना है, तो उसको हम किसी करेंसी के फॉर्म में ही करेंगे, या तो डॉलर में करेंगे या अपने रुपए में। अगर रुपए का एग्रीमेंट हम किसी देश से कर रखते हैं, जैसे यूएई से हम लोग मतलब ये जो अरेबियन पेनिनसुला वाली कंट्री है, इनसे हम लोग कर रखे हैं, तो इससे जो है हम करेंसी में भी अपनी जो है कर सकते हैं, या तो उसके वैल्यू की इतना हम मतलब कोई और मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा करेंसी से मुक्त नहीं है ये, मतलब तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट सही है। और ये विश्व और शेष के मध्य के लेन देन का रिकॉर्ड होता है। तो ये भी हमारा जो इसके बारे में कह रहा है, तो ये दोनों हमारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है कि 18 क्वेश्चन नंबर, इसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी और खाद्यान्न जो मुद्रा आपूर्ति में कमी खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि कीमतों में यह वृद्धि असमान एमएसपी नीति और एपीएमसी अधिनियमों के कारण जनित विकृति और अपर्याप्त शीतगृह सुविधाओं के कारण हुई है। तो इसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है, तो किसके बारे में, किस इन्फ्लेशन के बारे में बात करता है। तो फर्स्ट है स्टैगफ्लेशन, बी है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, और सी है कि हमारा संरचनात्मक मुद्रास्फीति, डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा देखो सी ऑप्शन सही है, जो ये मतलब स्ट्रक्चरल जो इन्फ्लेशन होता है उसके बारे में ये बात करता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है कि वित्तीय बाजार अवसंरचना यानी एफएमआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मतलब फाइनेंशियल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है कि इसका उपयोग भुगतान प्रतिभूतियों और व्युत्पन्नों या अन्य विभिन्न लेन देन का समावेशन करने और निपटान करने या रिकॉर्ड के जो अभिलेखन होते हैं के उद्देश्यों से किया जाता है। सेकेंड है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी आरटीजीएस को भारत में एफएमआई के अंतर्गत के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। तो जो ये दोनों स्टेटमेंट जो बताए गए हैं इसके बारे में, जो एफएमसी है, ठीक है, एफएमआई मतलब फाइनेंशियल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो दोनों ये स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि रियल टाइम जो ग्रोथ सेटलमेंट होता है आरटीजीएस, तो एफएमआई के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसको इसके अंतर्गत किया गया है, और ये रिकॉर्डों और अभिलेखों का एक मतलब उद्देश्य किया जाता है। तो हमारा जो है दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 20 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि समविष्ट अर्थव्यवस्था के संदर्भ में स्टारलाइजेशन को संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है कि शैडो इकोनॉमी में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए विमुद्रीकरण, ठीक है,
बी है कि अर्थव्यवस्था में उच्च राजकोषीय घाटे के प्रभावों को निष्प्रभावी बनाने के लिए आरबीआई द्वारा किया जाने वाली सक्रियाएं हैं, और सी है कि अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापारों को अधिक बाजार के प्रभावों को निष्प्रभावी बनाने के लिए आरबीआई द्वारा की जाने वाली संक्रियाएं हैं, और डी है कि अर्थव्यवस्था पर उच्च और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी जो एनपीए होता है उसके प्रभाव को निष्प्रभावी बनाने के लिए आरबीआई द्वारा की जाने वाली जो संक्रियाएं होती हैं। तो इनके बारे में बताना है कि जो स्टारलाइजेशन है इसको बताना है कि कौन मतलब किसका अच्छे से मतलब कौन सा ऑप्शन वर्णन करता है उसका। तो देखो हमारा ये सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों के आग्रह जो मतलब अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों के अधिक प्रवाह के प्रभावों को निष्प्रभावी बनाने के लिए जो होता है कि जो आरबीआई द्वारा ये संक्रियाएं मतलब अपनाई जाती हैं, जो मनी मार्केट का जो मतलब नियंत्रण किया जाता है इसके द्वारा। क्योंकि क्या होता है कि विदेशी निवेशक जो है हमारे मार्केट में बहुत ह्यूज मात्रा में निवेश करते हैं, और उसके बाद तुरंत जब उनको ज़रा सा भी लाभ होता है तो वो उन्हें उस पैसे को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसी को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए ये मतलब काम किए जाते हैं आरबीआई द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट साइड की 21 इसमें कहा गया है कि किसी देश की सरकार निम्नलिखित में से किस तंत्र के माध्यम से अपने आय वितरण कार्य का निष्पादन करती है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि कर आरोपित कर और अंतरण भुगतान द्वारा और मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण के लिए। तो ये गलत स्टेटमेंट है थर्ड वाला, क्योंकि मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रण के द्वारा इसका कोई मतलब आय वितरण का कार्य का निष्पादन नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसमें कर आरोपित किया जाता है और अंतरण भुगतान दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, इनके माध्यम से आय वितरण कार्य का निष्पादन किया जाता है। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, ए ऑप्शन सही है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा कि 22 इसमें कहा गया कि श्रीमान एक्स राजधानी एक्सप्रेस का प्रथम श्रेणी टिकट खरीदार भारत के भीतर शहर ए और बी की यात्रा करते हैं। ठीक है, ट्रेन से उतरने के बाद वो हमेशा सभी के लिए खुले रहने वाले समीपस्थ सार्वजनिक उद्यान तक के लिए एक स्थानीय टैक्सी को किराए पर लेते हैं। ठीक है, और वहाँ भोर में एक सुंदर दृश्य की पेंटिंग का आरंभ करते हैं। ठीक है, तो इसमें श्रीमान जो एक्स हैं उनके बारे में कहा गया है कि सार्वजनिक वस्तु कौन सी है इसमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि रेलवे है, बी है सेकेंड है कि स्थानीय टैक्सी है, और डी है सार्वजनिक उद्यान है। तो देखो इसमें सार्वजनिक उद्यान को शामिल किया गया, रेलवे और टैक्सी को नहीं शामिल किया गया। इसमें कारण क्या है कि जो सार्वजनिक वस्तु होती है वो किसी एक के फायदे के लिए नहीं, वो जो सबके फायदे के लिए काम किया जाता है, और जिसमें किसी को रोका ना जा सके। ठीक है, उसका सभी को फायदा मिले। ठीक है, जैसे कोई इन्वायरमेंटल कोई जैसे पोल्यूशन हो रहा है उसको हम कर रहे हैं तो उसको सभी को फ़ायदा मिल रहा है, उसके लिए वो चाहे पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसको उसका फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे ही पार्क में अगर कोई जाता है तो उसको मतलब उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पे कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो उसका सबका फ़ायदा मिलना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन मतलब इसमें ऑप्शन सी सही हो जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 23 इसमें कहा गया है कि जीडीपी जो है इसमें जीडीपी अपस्फीति कारक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह स्थिर कीमतों पर मापित जीडीपी का चालू कीमतों पर मापित जीडीपी से अनुपात है। ठीक है, सेकेंड है कि यह अर्थव्यवस्था में उपयोग प्रतिरूप और संरचनात्मक परिवर्तनों को स्वचालित रूप से दर्शाता है। तो जो स्वचालित रूप से दर्शाता है तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जीडीपी की जो अस्फीति होती है ना, ठीक है, अस्फीति कारक है, यह मतलब अर्थव्यवस्था के उपभोग प्रतिरूप की संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में ये स्वचालित रूप को दर्शाता है, और स्थिर कीमतों पर मापित जीडीपी का चालू कीमतों पर मापित जीडीपी से अनुपात है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि हमारा 24 इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपस्फीति मतलब अवस्फीति का वर्णन करता है। मतलब अवस्फीति मतलब जो डिसइन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहा है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन या वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर की वृद्धि दर में गिरावट का सूचक होता है। सेकेंड है कि यह अन्य मुद्राओं के मुकाबले एक मुद्रा के मूल्य के अचानक गिरावट का सूचक होता है। थर्ड है कि यह वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट का सूचक होता है। और डी है कि निर्यात मदों की कीमतों पर स्तर में भारी वृद्धि का सूचक होता है। तो इसमें जो कहा गया है ये जो इसके बारे में जो मतलब इन्फ्लेशन के बारे में, तो इसमें देखो ये हमारा ऑप्शन जो ए सही हो जाता है, क्योंकि ये वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर की जो वृद्धि दर में गिरावट का सूचक होता है उसके बारे में मतलब विकल्प मतलब ऑप्शनल इन्फ्लेशन ये उसको दर्शाता है। तो जो मतलब जो ये अपस्फीति को इन्फ्लेशन को दर्शाता है। ठीक है, मतलब डिसइन्फ्लेशन को दर्शाता है, सॉरी,
डिसइन्फ्लेशन को दर्शाता है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है 25, इसमें कहा गया कि उत्पाद विधि या सकल मूल्य वर्धित यानी GVA जो होता है, ग्रोस वैल्यू जो GVA होता है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि तो इसमें जो होता है ये ग्रोस वैल्यू एडेड जो विधि होती है उसकी अर्थव्यवस्था में सभी फर्मों में GVA का जो योग करके सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की गणना की जाती है। ठीक है, एक फर्म के GVA का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो फर्स्ट है कि फर्म द्वारा बिक्री और माल सूचियों में परिवर्तन और प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। तो इसके बारे में बताना है। तो देखो ये हमारा तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उसकी जो फर्म की जो हम GDP निकालते हैं, मतलब GDP जो की गणना की जाती है GVA के संबंध में, तो उसमें जो है हम क्या करते हैं कि जो फर्म द्वारा बिक्री और माल सूचियों में परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, उसकी बिक्री कितनी हुई है और उसके मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य कितना है। ठीक है, उन सब के बारे में गणना कर तो पता लगाकर जो है GDP की गणना करते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, 1, 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, इसमें कहा गया कि डंपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह उस पद्धति को संदर्भित करता है जब किसी उत्पादन का निर्यात मूल्य देश में उत्पादन की लागत से कम होता है। ठीक है, सेकेंड है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय भारत में डंपिंग के मामलों की जांच करने के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। तो गलत है ये, मतलब जो वित्त मंत्रालय ये काम नहीं करता है। ये जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री होती है, मतलब वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय होता है, उसका जो वाणिज्य विभाग होता है उसकी ये नोडल एजेंसी होता है। ठीक है, ये इसके बारे में जांच करता है। और ये जो डंपिंग होती है या उस जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि ये उस पद्धति को संदर्भित करता है जब किसी देश का निर्यात मूल्य देश के उत्पादन की लागत से कम होता है। मतलब जैसे कोई चाइना में एक प्रोडक्ट बन रहा है और एक इंडिया में प्रोडक्ट बन रहा है, तो चाइना का प्रोडक्ट का मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, लेकिन जो इंडिया में बन रहा है उसका मूल्य जो है 200 रुपये है। तो यहाँ जब इंपोर्ट होता है तो ये हमारा प्रोडक्ट जो इंडिया का होता है वो नहीं बिक पाता है चाइना के प्रोडक्ट के लिए, तभी ये डंपिंग मतलब डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है कि इसको रोका जा सके और अपने जो देश के उत्पादक हैं उनको जो है प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसीलिए ये डंपिंग के संबंध में है, इसी के संबंध में डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो हमारा फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 27, इसमें कहा गया कि व्यवहारिता अंतराल वित्त पोषण के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है कि यह आर्थिक रूप से उचित लेन देन वित्तीय व्यवहारिता की कमी वाली परियोजनाओं की सहायता करने के लिए प्रदान किया जाने वाला अनुदान है। सेकेंड है कि निजी क्षेत्र की कोई भी कंपनी केवल तभी VGF के लिए पात्र होगी जब वह खुली प्रतिस्पर्धा वाली बोली के आधार पर चुनी जाएगी। तो ये तो सही है, क्योंकि जब खुली प्रतिस्पर्धा आधार पर चुनी जाएगी तभी वो उसकी पात्र होगी। ये जो अनुदान इन्हें दिया जाता है। ठीक है, और ये वाला जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये भी सही है, क्योंकि जो आर्थिक रूप से जो आपको देखने को मिलती है ये आर्थिक रूप से उचित लेकिन वित्तीय व्यवहारिता में कमी वाली परियोजनाओं के लिए सहायता के लिए प्रदान किया जाने वाला ये अनुदान होता है, इसके माध्यम से दिया जाता है। और ये जो विजिबिलिटी गैप फंडिंग होती है उसी के बारे में बात करता है, यानी VGF। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों के घटक हैं। तो फर्स्ट है कि सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां, और सेकेंड है कि निवेशों में सरकार द्वारा अर्जित लाभांश, और थर्ड है कि PSU विनिवेश के माध्यम से प्राप्तियां, और विदेशों से नगद सहायता अनुदान। तो ये राजस्व प्राप्तियों के संबंध में बताना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि ये जो सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां होती हैं वो भी जो मतलब रेवेन्यू हमारा रिसीव्ड होता है। ठीक है, और निवेश पर जो हमारा अर्जित किया जाता है लाभांश वो भी हमारा होता है, जो जैसे PSU में जो हम लाभांश अपना लेते हैं। ठीक है, और ये जो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि जो PSU जो मतलब पब्लिक सेक्टर विनिवेश किया जाता है, मतलब तब हम अपनी प्रॉपर्टी बेच कर तब प्राप्त करते हैं, तो ये कैपिटल हमारी खत्म हो रही है, तो ये कैपिटल रिसीप्ट के अंतर्गत आता है, ना कि जो है राजस्व रिसीप्ट के। राजस्व में क्या होता है, हम किसी ना तो संपत्ति को बनाते हैं और ना ही उसे खत्म करते हैं, जिससे राजस्व प्राप्त होता है, जैसे टैक्स कलेक्शन होता है हमारा, तो उसके लिए हम कोई भुगतान नहीं करते हैं। ठीक है, और फोर्थ वाला भी हमारा सही है, जो विदेशों से नगद सहायता अनुदान जो हमको मिलता है वो भी हमारा इसी में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारा 1, 2 और 4 ऑप्शन सही हो जाता है, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि 29, इसमें कहा गया कि अर्थव्यवस्था में व्याप्तगत
आय में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके माध्यम से हो सकती है। तो व्याप्तगत आय के बारे में बताना, मतलब व्यक्तिगत आय के बारे में बताना है कि किसमें वृद्धि हो सकती है व्यक्तिगत आय से। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सेकेंड है कि अवतरित लाभ में वृद्धि, और थर्ड है कि निगम करों में वृद्धि। तो देखो, जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मतलब जब व्यक्तिगत राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो व्यक्तिगत आय में वृद्धि होगी, लेकिन जो अवतरित लाभ में अगर वृद्धि होगी तो जो व्यक्तिगत आय की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें जो अवतरित लाभ में अगर कमी होती है तो ये व्यक्तिगत आय में वृद्धि होगी, और ये निगम कर में भी अगर जो वृद्धि होती है तो हमारी आय में कमी हो जाती है व्यक्तिगत आय में। तो इसके अगर निगम कमों में, जो निगम कर होते हैं, इसमें जब कमी होने से हमारी जो व्यक्तिगत आय होती है तो हमारी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमको टैक्स कम देना पड़ता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया ए वाला, मतलब ऑप्शन सही हो जाता है, केवल एक स्टेटमेंट सही है हमारा। 30 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से भुगतान संतुलन के तहत पूंजी खाते के दायरे में शामिल हैं। तो पूंजी खाते के बारे में बताना है, मतलब कैपिटल रिसीट जो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है, ठीक है, BOP। तो इसके अंतर्गत एक तो करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत बताना है कि कौन कौन से इसमें शामिल हैं। तो फर्स्ट है कि देश से बाहर स्थित विदेशी परिसंपत्तियों का लाभांश और विदेशों से प्राप्त उपहार और विदेशी संस्थागत निवेश। तो हमारा देखो इसमें थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो विदेशी संस्थागत निवेश होते हैं, ठीक है, इनको इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन लाभांश जो होता है, विदेशी परिसंपत्तियों पर लाभांश और विदेशों के उपहार जो प्राप्त किए जाते हैं, ये आपको करेंट अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और ये विदेशी संस्थागत इसके अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ जो हम जो देश की जो बोरोइंग होते हैं, मतलब जो ऋण लिए जाते हैं, वो भी विदेशी जो ये मतलब कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत लिए जाते हैं। ठीक है, और जो ये देखने को मिलता है, जो NRI की डिपॉजिट होती है, ये भी आपको जो है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही उनको रखा जाता है। लेकिन अगर करेंट अकाउंट में बात करें कि क्या क्या रखा जाता है, तो जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स जैसे मतलब पर्यटन है, बैंकिंग है, बीमा है, और इंटरेस्ट है, मतलब जो कोई हम किसी बाहर कंट्री में लोन दे रखे हैं तो उनसे जो हमको ब्याज प्राप्त होता है वो भी हमारा इसी के अंतर्गत आता है। और जो ट्रांसफ़र होते हैं यानी रिमिटेंस जो होते हैं उन्हीं के वो भी हमको प्राप्त होते हैं, ये हमारे करेंट अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हमने डिटेल में इन चीज़ों को सॉल्व कर लिया है, और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं कि कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीज़ें हैं और जो है करेंट अकाउंट में कौन सी किन किन वस्तुओं को रखा गया है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो हमारा इसमें C ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पीयर टू पीयर उधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये बताना है। तो फर्स्ट है कि पीयर टू पीयर उधार क्राउड फंडिंग का एक रूप है जिसका उपयोग प्रतिभूति गिरवी रखे बिना ऋण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और सेकेंड है कि ब्याज दर उधारकर्ता और ऋणदाता के मध्य आपसी समझौते के माध्यम से निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट और फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये जो ब्याज दर होती है ये ऋणदाता और उधारकर्ता दोनों के मतलब सहमति पर ही मतलब ये पीयर टू पीयर क्राउड फंडिंग हो पाती है। ठीक है, और ये क्राउड फंडिंग का एक रूप है जो बिना मतलब किसी संपत्ति को गिरवी रखे, मतलब प्रतिभूति को गिरवी रखे ऋण प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारा C ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। 32 इसमें कहा गया कि अंतरण भुगतान पद से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट A ऑप्शन है कि आपूर्ति की गई वस्तुओं के लिए घरेलू फर्म द्वारा आयातकों को किया गया भुगतान है। B है कि यह लाभांश का वह भाग है जिसमें उत्पादन के कारकों के मध्य वितरित नहीं किया जाता है। और C है कि यह किसी ऐसे व्यक्ति को किया गया एक तरफा भुगतान है जिसने इसके लिए किसी धन वस्तु या सेवा की प्रदायगी अथवा विनियम ना किया हो। ठीक है, विनियम ना किया हो मतलब एक्सचेंज ना किया हो। ठीक है, और D है कि वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग के लिए मूल कंपनी द्वारा सहायक कंपनियों को किया गया भुगतान होता है। तो इसमें जो इसके बारे में कहा गया है, ये मतलब अंतरण भुगतान के बारे में जो कहा गया है, तो इसका जो ऑप्शन हमारा जो C वाला ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा मतलब इसका वर्णन करता है, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति को किया गया एक तरफा भुगतान है जिसके अंतर्गत किसी धन या वस्तु या सेवा की प्रदायगी या मतलब एक्सचेंज नहीं किया गया, मतलब कोई सेवा या मतलब कुछ या वस्तु या सेवा के लिए ये भुगतान नहीं किया गया है। ये मतलब ये जो रिमिटेंस होते हैं इनको एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जैसे हमारे जो मतलब लोग वर्कर जो विदेशों में काम करते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी कुछ आय का हिस्सा हमारे इंडिया में भेजते हैं, उसी को रिमिटेंस कहते हैं। और इसके लिए कोई जो है हमारे इंडिया के लोगों को कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये उन्हीं के अंतर्गत ये मतलब भुगतान मतलब अंतरण भुगतान के बारे में बात करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है 33, इसमें कहा गया कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में उच्च
शक्तिशाली मुद्रा में सम्मिलित है। तो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन है कि अंतर बैंक जमाएं जिसे एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा अन्य वाणिज्यिक बैंकों में रखा जाता है। ठीक है। बी है कि भारत सरकार और वाणिज्य बैंकों द्वारा केवल भारतीय रिजर्व बैंक में रखी गई जमाएं हैं। सी है कि केवल आम जनता के साथ संचरण में मुद्रा और वाणिज्य बैंकों की कोष्ठ नगद राशि होती है। तो ये देखो बी और सी दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला स्टेटमेंट सही हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि ये जो वाणिज्य बैंक है और भारत सरकार के द्वारा केवल भारतीय रिजर्व में जो रखी गई जमाएं होती है उनको इंक्लूड किया जाता है, और उनके साथ साथ जो आम जनता के साथ जो संचरण में मुद्रा होती है और वाणिज्य बैंकों का जो एक रिजर्व होता है, ठीक है, उन दोनों को शामिल कर लिया जाता है इसमें। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कहा गया कि भारत में अपने ग्राहकों को जानो, मतलब नो योर कस्टमर KYC सत्यापन निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए अनिवार्य है। तो फर्स्ट है कि बैंकिंग, सेकेंड है कि इक्विटी ट्रेडिंग, और सी है पेंशन, और फोर्थ है हमारा कि बीमा सेवाएं। तो इन चारों को इसमें शामिल किया जाता है, बैंकिंग, इक्विटी, पेंशन और बीमा सेवाएं। इसमें सब के लिए नो योर कस्टमर के लिए जो है अनिवार्य क्षेत्र के लिए अनिवार्य किया गया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट चलते हैं कि 35 इसमें थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसमें सेवाओं के साथ साथ वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है, और इसमें राजकोषीय नीति के प्रभावों को परिलक्षित करने हैं तो प्रत्यक्ष करों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें जो कहा गया है, तो इसमें इसमें करों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। ये मतलब जो थोक मूल्य सूचकांक होते हैं इसमें जो है करों को शामिल नहीं किया जाता है, और ये मतलब सेवाओं और वस्तुओं के बारे में जो बात करता है, तो ये सेवाओं के लिए ये शामिल नहीं होता, ये वस्तुओं पर शामिल, मतलब वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, जो WPI होता है हमारा। तो ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा जो है दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 36। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रक या श्रेणियां प्राथमिक क्षेत्रक उधारी यानी प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में सम्मिलित हैं। तो फर्स्ट है कि अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला ऋण, शिक्षा ऋण और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु ऋण, और प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए ओवरड्राफ्ट। तो ये इन चारों को शामिल किया गया है जो प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग जो है। ठीक है, इसके लिए जो है बैंक का जो कुल समावेशित निवल जो मतलब समायोजित निवल बैंक ऋण होता है, ठीक है, उसका 40% इस मतलब प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग को दिया जाता है। इसका मतलब कुल जितना टोटल ऋण दिया जा रहा है मतलब बैंक द्वारा, उसका 40% इस क्षेत्र को दिया जाएगा। ठीक है, इसमें इनके साथ साथ जैसे एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, निर्यात क्षेत्र होता है, आवास के लिए ऋण होता है, सामाजिक मतलब अवसंरचना के लिए जो ऋण होता है, इन सबको इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 37। इसमें कहा गया है कि लघु वित्त बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो फर्स्ट है कि पेंशन, सेकेंड है म्यूचुअल फंड सेवाएं, बैंक जमाएं और विदेशी विनिमय। तो जो इसमें कहा गया है कि जो स्मॉल वित्त फाइनेंस होते हैं, ठीक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक होते हैं, उन्हीं के बारे में। तो देखो इसमें भी ये चारों शामिल किया गया है, जो पेंशन उत्पाद होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, बैंक जमाएं होती है, विदेशी जो विनिमय होते हैं, ठीक है, इन सबको शामिल किया जाता है, और ये प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, जो ये लघु वित्त जो स्मॉल मतलब फाइनेंस बैंक होते हैं, ये प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत जो ये दिए हुए हैं, ये सारे आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इसके साथ साथ बीमा उत्पाद भी इसमें शामिल किया जाता है। तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाता है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 38। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ष 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का परिणाम है। तो फर्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक की स्थापना। ठीक है, सेकेंड है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, थर्ड है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण विनिमय मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण विनिमय मानक की स्थापना। तो देखो इसमें जो है IMF और विश्व बैंक को इसमें स्थापना की गई थी, जो ब्रेटन वुड्स का जो 1944 में सम्मेलन हुआ था, और ये न्यू हैम्पशायर मतलब न्यू हैम्पशायर जो USA का एक शहर है, वहाँ इसको आयोजित किया गया था, और इसमें 44 देश जो मित्र 44 देश थे, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इसमें शामिल किया गया था, तो उसमें बनाया गया था। लेकिन ये जो विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, WTO, इसे जो है गेट को रिप्लेस करके 1995 में बनाया गया था,
तो ये उसका मतलब परिणाम नहीं है, तो बी हमारा गलत हो गया। थर्ड भी हमारा गलत है, क्योंकि ये मुद्रा का एक मतलब विनिमय का आधार है। जैसे हमारा डॉलर होता है और मुद्रा जैसे हमारा रुपया है, इंडियन रुपया, तो अब डॉलर के बराबर में अगर हम रुपये की बात करें तो इस समय लगभग 70 के एबव है, 70 से अधिक ही है, 74 के समथिंग शायद है, ठीक है। तो ये विनिमय का आधार होता है, ये उस समय इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। तो हमारा जो है केवल ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 39 इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी में श्रम बल की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है। तो हमारा ए ऑप्शन है प्रचंड बेरोजगारी, सेकंड बी है कि मौसम बेरोजगारी, और सी है कि घर्षण बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, और संरचनात्मक बेरोजगारी जो डी ऑप्शन है। तो हमारा देखो फर्स्ट ए वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि जो प्रचंड बेरोजगारी मतलब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये जो एग्रीकल्चर जैसे एक पार्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर का जैसे एक एकड़ खेत है हमारे पास, तो उसमें 2 लोगों का काम है केवल, तो 2 लोग इसको आराम से मैनेज करते हैं। लेकिन उसमें क्या करते हैं कि जो परिवार के अन्य लोग होते हैं, जैसे 5 लोग हैं, ठीक है, परिवार में, ठीक है, 5 लोग, तो उनको अब कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो इसी 1 एकड़ खेत में ये लोग कार्य कर रहे हैं। तो इनको चारों की जब सीमांत उत्पादकता 5 की देखी जाएगी तो ये शून्य आएगी, ठीक है, क्योंकि जितने लोगों का काम नहीं है फिर भी उस क्षेत्र में उतने लोग काम कर रहे हैं। तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के संबंध में सही है। तो नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य एक स्थिर और बी उत्क्रम संबंध दर्शाता है। तो फर्स्ट है कि फिलिप वक्र, बी है कि कुजनेच वक्र, और लाफर वक्र, डी है और लॉरेंज वक्र। तो हमारा देखो ये ऑप्शन सही है, जो फिलिप वक्र होता है ये हमारी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य एक स्थिर व्युत्क्रम मतलब संबंध दर्शाता है। जैसे देखो ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है, इसमें जैसे ये इन्फ्लेशन यहाँ हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट इधर हो गया। तो अगर जो हमारा जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो हमारी देखो बेरोजगारी अगर बढ़ती है, बेरोजगारी हमारी अगर जो बढ़ रही है, ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन की रेट जो होगी वो मतलब आपको देखने को मिलेगी कि कम होती नज़र आएगी, इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है, ऐसे इन्फ्लेशन कम होता चला जाएगा। और अगर जो है जो कहा गया है कि बेरोजगारी अगर वृद्धि होती है तो उसके साथ साथ मुद्रास्फीति में कमी आती है, ठीक है। और जब जो बेरोजगारी में मतलब वृद्धि होती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ये मतलब इससे संबंधित होता है ये वाला, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 41। इसमें कहा गया कि मुंबई इंटरबैंक बिट रेट यानी M/BID वह बेंचमार्क है जिस दर पर, ये ऑप्शन है कि एक दूसरे को उधार देने के इच्छुक होते हैं, ठीक है, और सेकेंड है कि जिस दर पर बैंक एक दूसरे को उधार देने के लिए इच्छुक होते हैं, बी है कि अन्य बैंकों से उधार लेना चाहते हैं, और सी है कि अन्य बैंकों से जमाएं आकर्षित करते हैं, और डी है कि सार्वजनिक जमाओं पर ब्याज की अतिरिक्त दर वसूलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कहा गया है इसके बारे में, तो हमारा देखो इसमें स्टेटमेंट बी वाला सही है, क्योंकि अन्य बैंकों को उधार लेना मतलब अन्य बैंकों से उधार लेना चाहते हैं, जो माई बिड होता है, ठीक है, माई बिड के संबंध में, और एक माइबर होता है जिसपे जो है उधार जो है दिया जाता है बैंकों द्वारा, ठीक है। तो माई बिड होता है, एक माइबर होता है, माइबर के द्वारा उधार जो है दिया जाता है और माई बिड के द्वारा उधार लिया जाता है, ठीक है, बैंकों द्वारा। तो हमारा ये बी ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट चलते हैं 42 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि जीडीपी के अनुपात के रूप में निर्यात और आयात का योग किसी अर्थव्यवस्था के खुलेपन की मात्रा का संकेतक होता है, और सेकेंड है कि खुली अर्थव्यवस्था में निर्यात में वृद्धि होने से घरेलू अर्थव्यवस्था की सकल मांग में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो सकल मांग में वृद्धि हो सकती है ये कहा गया है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि खुली अर्थव्यवस्था में जब निर्यात में वृद्धि होगी तो खुली अर्थव्यवस्था की मांग में वृद्धि होगी, क्योंकि जैसे हम किसी प्रोडक्ट को मतलब कोई प्रोडक्ट है, हम 100 कुंटल इसको प्रोवाइड मतलब 100 कुंटल मान के चलो कि हम मतलब 100 मात्रा में इसको हम 100 इकाई एक मतलब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका अगर हम 60% अगर हम इसका मतलब 60 इकाई प्रोडक्ट को हम जो है किसी दूसरे जो कंट्री में एक्सपोर्ट कर देंगे, तो हमारे यहाँ जो मतलब जितनी डिमांड थी उससे भी कम रहेगा, 40% बचा, और हमारी डिमांड है लगभग 60%, तो हमारे यहाँ डिमांड फिर सकल मांग में वृद्धि हो जाती है, तो उसी के बारे में बात करता है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है, ठीक है। तो ये आयात और निर्यात के योग की किसी अर्थव्यवस्था के खुलेपन की मात्रा को संकेतक होता है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि CRR जमाओं का वह प्रतिशत होता है जिससे
बैंकों को किसी भी तरल परिसंपत्ति के रूप में अपने पास रखना आवश्यक होता है। ठीक है। सेकेंड है कि CRR की आवश्यकता जितनी अधिक होगी अर्थव्यवस्था में ऋण सृजन उतना ही कम होगा। तो सेकेंड ऑप्शन सही है हमारा, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो CRR होता है इसका मतलब एक मतलब होता है, तो ये RBI द्वारा रखा जाता है बैंकों के पास। ठीक है। RBI तय करती है, लगभग 4% के समथिंग होता है, ये 4 से 5 के परसेंट फ्लक्चुएट होता रहता है। इस समय शायद 4 या 5% है। तो ये बैंकों का रखना पड़ता है, ये आपको RBI के पास रखना पड़ता है। ठीक है। तो ये अपने पास बैंकें नहीं रखती हैं। ठीक है। SLR अपने पास बैंकें रखती हैं, और जो इनकी दरें ज़्यादा हो जाएंगी तो बैंकों का पैसा जो होता है, जो उनका NDTL होता है, ठीक है, उसका 4% रखना होता है। अगर इसकी वृद्धि होती है तो उनके पास कम पैसा बचेगा, तो जो है ऋण देने में उनको दिक्कत आएगी, कम पैसा उनके लिए ऋण देने के लिए होगा, तो इसकी जो है दरें भी महंगी हो जाएंगी। ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहा गया कि खुली अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली के सफलतापूर्वक संचालन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पूर्णतया संतुष्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट है कि ह्रासमान प्रतिफलों का नियम, बी है कि आवश्यकताओं को दोहरा संयोग, और सी है कि पूर्ति का नियम, डी है कि मांग का नियम। तो देखो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो आवश्यकता का दोहरा संयोग, मतलब जो क्रेता और विक्रेता दोनों इसमें होना चाहिए। दो नहीं होंगे तो ये मतलब सिद्धांत को पूरा नहीं करेगा, जो ये विनिमय प्रणाली है। ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे दो लोग हैं, दो लोगों ने किसी जैसे एक ने गेहूं का उत्पादन किया, एक ने दाल का उत्पादन किया, और दोनों के पास जो उनकी आवश्यकता है उससे ज़्यादा है, तो वो लोग क्या करेंगे कि ये बंदा इसको जो है दाल दे देगा, दाल मतलब गेहूं दे देगा, और ये वाला बंदा इसको जो है गेहूं मतलब दाल दे देगा। तो ये मतलब बदल लेंगे अपनी वस्तुओं को। ठीक है। तो इसी को विनिमय एक्सचेंज मतलब बार्टर सिस्टम जो हुआ करता था, ठीक है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है 45 में। इसमें कहा गया कि संघीय बजट में रेल बजट के विलय के पश्चात निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन कार्यान्वित किए गए। तो फर्स्ट है कि रेल मंत्रालय को भारत सरकार से सकल बजटीय सहायता प्राप्त होती है। सेकेंड है कि रेलवे के लिए मुख्य विनियोग मतलब रेलवे के लिए मुख्य विनियोग विधेयक का भाग होता है। और थर्ड है कि रेलवे अपने लाभ का सरकार को लाभांश के भुगतान के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये गलत है, जब से ये मतलब अभी जो देखने को मिला था 2017-18 का जो बजट आया था, ठीक है, उसमें जो है रेलवे को मर्ज कर दिया गया था रेल बजट को आम बजट के अंतर्गत। तो उस पहले इसका उत्तरदायित्व हुआ करता था लाभांश वितरण के लिए, जब इसका अलग से बजट पेश किया जाता था रेल बजट, लेकिन जब से मर्ज कर दिया गया तब से इसका उत्तरदायित्व समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। और ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये भारत सरकार का सकल बजटीय रेल मंत्रालय को भारत सरकार से सकल बजटीय सहायता भी प्राप्त होती है अब जब से मर्ज किया गया है। और रेलवे में जो रेलवे के लिए मुख्य विनियोग विधेयक का भाग होता है। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकेंड, तो ए ऑप्शन सही हो जाता है हमारा। नेक्स्ट है कि 46 इसमें कहा गया कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 मतलब FRBM के अंतर्गत निम्नलिखित में से राजकोषीय नीति विवरणों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। जो FRBM एक्ट है उसके बारे में कहा गया है कि जो ये राजकोषीय नीति विवरण होते हैं वो संसद के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। तो उसमें कौन कौन से हैं, तो मध्य अवधि राजकोषीय नीति, और सेकेंड है कि राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति, आउटकम बजट, और मध्यम अवधि वे फ्रेमवर्क जो हुआ करते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में जो बात कर रहा है, तो देखो हमारे इसमें जो है आउटकम बजट जो होता है वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि आउटकम बजट तो इसलिए किया जाता है जो हमारी बजट में योजनाएं होती हैं। ठीक है। तो जो योजना चलाई गई है तो उसका अगले साल देखा जाता है, मतलब उसका देखा जाता है कि उसका आउटकम क्या आता है, उसका परिणाम क्या आता है, उसके बाद उसका बजट एलोकेट किया जाता है। ठीक है। तो ये उसका भाग होता है, ना कि जो FRBM के संबंध में ये सही है। तो FRBM के एक्ट के अंतर्गत अगर देखें तो इसमें मध्य अवधि राजकोषीय नीति को प्रस्तुत करना होता है, जो राजकोषीय नीति संबंधी कार्यनीति और मध्य अवधि वे फ्रेमवर्क शामिल है। ठीक है। तो हमारा 1, 2 और 4 हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 47, इसमें कहा गया कि डीम्ड निर्यात लाभ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। तो फर्स्ट है डीम्ड निर्यात से तात्पर्य उन लेन देनों से है जिनमें आपूर्ति की गई वस्तुओं को देश से बाहर नहीं भेजा जाता है, बल्कि ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान केवल विदेशी मुद्रा में ही प्राप्त किया जाता है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन है कि यह योजना आयात प्रतिस्थापन के सिद्धांत का उल्लंघन करती है। थर्ड है कि यह योजना पेट्रोलियम रिफाइनरी और परमाणु ऊर्जा
परियोजनाओं की इकाई पर लागू होती है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि पेट्रोलियम रिफाइनरी और जो परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं हैं उसमें उसकी इकाइयों पर ये लागू होती है, और ये आयात प्रतिस्थापन के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है। ये उसी के अंतर्गत इनका जो है लेन देन मतलब किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, और फर्स्ट वाला भी गलत है, क्योंकि जो कहा गया है कि जो ये लेन देन होते हैं, ठीक है, डीम्ड निर्यात लेन देन होते हैं, इसकी आपूर्ति वस्तुओं से देश के बाहर नहीं भेजा जाता है, बल्कि आपूर्ति के लिए भुगतान केवल विदेशी मुद्राओं में। तो ये गलत है, केवल विदेशी मुद्राओं में नहीं, विदेशी मुद्राओं और तुम्हारे भारतीय रुपए दोनों में किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे दोनों ये मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, थर्ड वाला हमारा सही हो जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है 48, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रिफिन दुविधा शब्दावली को का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। तो ट्रिफिन दुविधा के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो जो ट्रिफिन डिलेमा होता है, तो इसका ए ऑप्शन है कि यह मूल्य स्थिरता और समृद्धि के दोहरे उद्देश्य को संतुलित करने हेतु मौद्रिक नीति की उचित दरों को निर्धारित करने संबंधी दुविधा को संदर्भित करता है। सेकेंड बी है कि यह राजस्व संग्रह को अधिकतम करने हेतु कराधान की दरों ज्ञात करने संबंधी दुविधा को संदर्भित करता है। और सी ऑप्शन है कि हमारा यह एक समय में स्थिर विदेशी विनिमय दर, पूंजी संचरण और स्वतंत्र मौद्रिक नीति होने की असंभावना को संदर्भित करता है, इम्पॉसिबिलिटी को संदर्भित करता है। ठीक है, और डी ऑप्शन है कि यह उन देशों से संबंधित अल्पकालिक घरेलू और दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों के मध्य उत्पन्न आर्थिक हितों के टकराव को संदर्भित करता है, जिनकी मुद्राएं वैश्विक आरक्षित मुद्राओं के रूप में कार्य करती हैं। तो इसका डी ऑप्शन ये सही है, जो ट्रिफिन डिलेमा के बारे में बात करता है, यानी ट्रिफिन दुविधा के बारे में। तो ये मतलब जैसे डॉलर होता है, रुपया होता है, तो डॉलर को मतलब अधिक स्टेबल माना जाता है मुद्रा को। ठीक है, उसी के संबंध में है ये मतलब। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि 49, इसमें कहा गया कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी आकलन की विधियों के संदर्भ में आधारभूत कीमतों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसमें उत्पादन के कारकों को किया गया भुगतान सम्मिलित होता है, लेकिन इसमें कोई कर शामिल नहीं होता है। सेकेंड है कि आधारभूत कीमतों पर सकल मूल्य जो होता है, ठीक है, आधार कीमतों पर सकल मूल्य वर्धित यानी GVA सदैव बाजार मूल्य पर सकल मूल्य वर्धित से कम होता है। ठीक है, और थर्ड तो हमारा सेकेंड वाला जो कहा गया है ये ऑप्शन, ठीक है, तो ये गलत इसमें है, क्योंकि इसमें कम नहीं होता, सदैव अधिक होता है। जो सकल मूल्य वर्धित होता है ये हमेशा अधिक देखने को मिलता है आपको। और ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट कहा गया है ये भी हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो कोई कर और जो सब्सिडी है, जो कर इसमें जो है सम्मिलित होते हैं, लेकिन जो सब्सिडी जितनी होती है वो सम्मिलित नहीं होती है। जो ये मतलब उत्पादन कारकों में किया गया भुगतान जो होता है उसमें कर सम्मिलित होते हैं, लेकिन जो है उसमें सब्सिडी नहीं, मतलब जो परिदान दिए जाते हैं वो शामिल नहीं होते हैं इसमें। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो हमारा जो है डी ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट है कि 50 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि अनुपातिक और प्रगतिशील कराधान के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि प्रगतिशील कराधान होता है, यानी मतलब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो होता है उसमें आय में वृद्धि के साथ टैक्स की दर बढ़ती है, और अनुपातिक कराधान में सभी करदाताओं पर कर का समान प्रतिशत आरोपित किया जाता है। ठीक है, और सेकेंड है कि प्रगतिशील कराधान की तुलना में अनुपातिक कराधान प्रयोज्य आय को GDP में उतार चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशील होता है। तो ये जो कहा गया है सेकेंड स्टेटमेंट में, तो हमारा ये देखो सही है, क्योंकि जो प्रगतिशील कराधान की तुलना में अनुपातिक कराधान प्रयोज्य जो होता है वो आय को GDP में उतार चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशील होता है। और इसमें जो कराधान होता है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रगतिशील कराधान में आय में वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होती है, और अनुपातिक कराधान में सभी करदाताओं को कर समान रूप से प्रतिशत में आरोपित किया जाता है। जैसे बात करें तो मतलब जो इनकम टैक्स होता है जो दिया जाता है, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जो प्रगतिशील होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जब जितनी आय बढ़ती जाती है तो उसकी जो रेट होती है, ठीक है, कर की टैक्स की रेट होती है वो बढ़ती जाती है, लगातार बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो वो मतलब जिसकी आय कम है उसको कम टैक्स अदा करना पड़ता है, जिसकी आय अधिक है उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो अनुपातिक कर होता है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें, जैसे GST है, तो इसमें जो है सभी को बराबर करना पड़ता है अनुपात में। क्योंकि अगर हम एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो चाहे वो कोई अंबानी भी उसको अगर खरीद रहे हैं, ठीक है,
तो उनको भी टैक्स उस पर देना पड़ता है, क्योंकि उसका मूल्य अगर 10 रुपये होता है तो 10 रुपये के अंदर सारे टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल होते हैं, ठीक है। और अगर एक गरीब इंसान भी वो 10 रुपये का चिप्स का पैकेट खरीदता है तो उसको भी उतना ही टैक्स उस पर देना पड़ता है, क्योंकि वो तो उसमें इंक्लूड ही होता है उसकी लागत कॉस्ट में, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का डिस्कशन कैसा रहा आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है। और कुछ दोस्तों ने कमेंट में बताया भी है, बहुत अच्छा सजेशन दिया कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि मैं आंसर मतलब डिस्कस कर लेता हूँ, आंसर डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन ऑप्शन कभी कभी जो है मैं बताना भूल जाता हूँ, तो इसके लिए सॉरी गाइज। वो जब ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने लगता हूँ तो वो चीज़ें भूल जाती हैं, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि एक फ्रेंड ने हमारे कमेंट किया था कि सर इसका ऑप्शन ए होगा या बी होगा, तो हमने उसको बताया था फिर, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं तो गाइज सॉरी उसके लिए पहले से ही, क्योंकि इतना सब कुछ चलता रहता है माइंड में, तो उस समय कुछ हो भी सकता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर कोई गलती हो जाए तो आप लोग बता दिया करो, तो मैं उसका करेक्शन अगले वीडियो में कर दिया करूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर